अस्सलाम वालेकुम। 8th क्लास का कंप्यूटर है जी। यूनिट नंबर 2 हमने स्टार्ट की हुई थी और हमने इससे पहले लेक्चर्स में कंप्लीट जो टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स हैं वो हमने सारे पढ़े और आज हम पढ़ेंगे वीपीएन जिससे बनता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। देखते हैं इसके अंदर क्या है। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क और वीपीएन इज़ अ सिक्योर्ड कनेक्शन। सिक्योर्ड होता है जो महफूज होता है, कनेक्शन यानी कि जिस तरह आप अपने डिवाइस पे इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं और ऑब्वियसली किसी ज़रिए से आप इंटरनेट से कनेक्टेड हैं, तो ये आपके और इंटरनेट के दरमियान एक कनेक्शन है। अब ये सिक्योर हो, महफूज हो, कैसे कि डाटा जो है ना वो लीक ना हो, डाटा महफूज हो ओवर द इंटरनेट फ्रॉम अ डिवाइस टू अ नेटवर्क। ठीक है, किसी डिवाइस से नेटवर्क की तरफ। इंटरनेट भी नेटवर्क ही है ना, यानी कि लार्जेस्ट नेटवर्क है। उस कनेक्शन की बात हो रही है कि वो कनेक्शन जो सिक्योर हो वो दरअसल क्या कहलाता है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। दिस सिक्योर्ड कनेक्शन एंश्योर्स, ये जो महफूज शुदा कनेक्शन होता है ये इस बात की यकीन दहानी करता है, इसको क्यों सिक्योर्ड कहते हैं, दैट सेंसिटिव डाटा इज सेफली ट्रांसमिटेड, कि डाटा सेफली ट्रांसमिट हो। ठीक है, आप कुछ ना कुछ ऑब्वियसली इंटरनेट पे काम कर रहे हैं, डाटा सेंड कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, तो ये डाटा लीक ना हो, दरमियान में किसी हैकर स्नूपर की जद में ये चीज़ ना आए। इट प्रिवेंट्स अनऑथराइज पीपल, अनऑथराइज कहते हैं ऐसे लोग जिनको इजाज़त ना हो, गैर कानूनी लोग जो मतलब उससे बचाता है फ्रॉम इंटरफेयर विद ट्रैफिक, कि वो ट्रैफिक से इंटरफेयर ना करें। ट्रैफिक से क्या मुराद है, डाटा का सेंड होना रिसीव होना ट्रैफिक कहलाता है। अगर आप इसको कम्युनिकेशन की सेंस में देखते हैं ना, तो डाटा सेंडिंग एंड रिसीविंग इस चीज़ को ट्रैफिक कहा जाता है। तो वो ट्रैफिक के साथ इंटरफेयर ना करे, यानी कि मुदाखलत ना करे, एंड अलाउज द यूज़र टू कंडक्ट वर्क रिमोटली, और यूज़र जो है वो कहीं बैठ के अपना काम कर सके। ठीक है, वीपीएन टेक्नोलॉजी इज वाइडली इन कॉरपोरेट इन्वायरमेंट्स। अच्छा, ऐसे इन्वायरमेंट्स में यूज़ होती है जो यानी कि ऐसे बड़ी तंजीमों के अंडर, ऑर्गेनाइजेशन के अंडर, बड़े इदारों में। ठीक है, ज़रूरी नहीं होता कि कोई इंडिविजुअल इसको यूज़ करे, इंडिविजुअल भी यूज़ कर सकता है टेक्नोलॉजी को, लेकिन ज़्यादातर ये मतलब कि बड़े लेवल पर इस्तेमाल की जाती है। आगे जी, द इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जिसको शॉर्टली आईओटी भी लिखते हैं, a network of interconnected computing device known as the इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अब ऐसे तमाम आलात, फॉर एग्जाम्पल डिवाइस 1 है, डिवाइस 2 है, डिवाइस 3 है, डिवाइस 4 है, डिवाइस 5 है, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो अब ये सारे के सारे कंप्यूटिंग डिवाइस हों और ये सारे के सारे आपस में कनेक्टेड हों, इंटरकनेक्टेड हों, तो इन सब का जो नेटवर्क बनता है उसको हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यानी कि तमाम के तमाम कंप्यूटिंग डिवाइसेस जो आपस में जुड़े हुए हों, जब उनका नेटवर्क बने तो वो नेटवर्क क्या कहलाता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जिसको शॉर्टली आप आईओटी भी कहते हैं। दीज डिवाइसेस इंक्लूड पीपल और थिंग्स, इसमें लोग भी होते हैं और चीज़ें भी। इट इज़ फ्रीक्वेंटली रेफर टू बाय द एक्रोनिम आईओटी, यानी कि इसका एक्रोनिम से मुराद ये है कि जैसे इसको ऐसे करके लिखा जाता है। ठीक है, यानी से फिर आप समझ जाते हैं कि ये मुखफ़फ़ है, एब्रीविएशन है किस चीज़ की, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। जैसे आप सीपीयू लिखते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये लफ्ज़ होता है ना, इस तरह जो बनाए जाते हैं ये एक्रोनिम होते हैं। क्या होते हैं जी, एक्रोनिम। एनी अदर लिविंग थिंग्स और आर्टिफिशियल प्रोडक्ट दैट कैन बी गिवन आईपी एड्रेस एंड कम्युनिकेट डाटा अक्रॉस नेटवर्क कैन बी कंसिडर्ड आइटम इन द इंटरनेट थिंग। अब ये बात समझिए, कोई भी चीज़ या कोई भी प्रोडक्ट जिसको एक नेटवर्क के ऊपर आईपी असाइन हो, आईपी कहते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी क्या होता है, आईपी एक यूनिक एड्रेस होता है। जब कोई भी डिवाइस, कोई भी चीज़ जो इंटरनेट चलाने काबिल हो, इनकी जिस पर इंटरनेट चलाया जा सके, जब वो इंटरनेट के साथ कनेक्ट होती है उसको फ़ौरन से एक आईपी असाइन हो जाता है। ठीक है, उसका यूनिक एड्रेस होता है जिससे इसकी उस नेटवर्क पर पहचान होती है। तो उसमें यही कहा जा रहा है कि जिस चीज़ को भी, जब आप कोई भी वो लिविंग थिंग है, ज़िंदा चीज़ है, या कोई आर्टिफिशियल प्रोडक्ट है, नकली चीज़ है, मसनूई चीज़ है, मैन मेड थिंग है, जिसको आईपी असाइन किया जा सके और वो एक नेटवर्क के ऊपर डाटा सेंड भी कर सके, रिसीव भी कर सके, उसको आप आईओटी में आइटम समझते हैं। अब मतलब कोई चीज़ तस्वर करते हैं, एक ऑब्जेक्ट कंसिडर करते हैं। अब इसकी मिसालें क्या हैं, पर्सन
विद द हार्ट मॉनिटर इम्प्लांट। अब ये बात देखिए कि एक बंदा है, उसको दिल का मसला है और उसके अंदर सीने में उसको हार्ट इम्प्लांट हुआ है। यानी हार्ट इम्प्लांट से क्या मुराद है? देखिए लोगों के खुदा न खास्ता कभी ऐसे होता है कि अल्लाह ताला तरफ से जो अता करदा ऑर्गन्स होते हैं वो फेल हो जाते हैं, गुर्दे फेल हो गए, लिवर काम करना छोड़ गया, ठीक है, हार्ट वगैरह, या कोई टांग बाजू नहीं है, तो एक मसनूई चीज़ इंस्टॉल कर दी जाती है, ठीक है। आपने लिवर ट्रांसप्लांट का नाम सुना होगा, लिवर कहते हैं जी जिगर को। लिवर ट्रांसप्लांट क्या होता है कि उस बंदे का अपना जिगर काम करना छोड़ गया है, तो क्या किया जाता है कि कोई मतलब कि नकली उसके अंदर आर्टिफिशियल चीज़ जो है वो इम्प्लांट कर दी गई है। तो अब वो ऐसा बंदा जिसके अंदर हार्ट मॉनिटर इम्प्लांट हुआ है, वो भी IoT में आता है। अ फार्म एनिमल विद अ बायोचिप ट्रांजिस्टर रिसीवर, एक ऐसा एनिमल जो बज़ाहिर इनके जानवर जो बज़ाहिर ऐसी जगह पर है जहाँ बाकी जानवर भी हैं, लेकिन उसके अंदर एक बायोचिप ट्रांजिस्टर है जो रिसीवर के तौर पर भी काम। ट्रांजिस्टर के अंदर दोनों चीज़ें आती हैं ना, ट्रांसीवर होता है यानी कि वो ट्रांसमिट भी करता है, रिसीव भी करता है, या अकेला बायोचिप रिसीवर है तो वो क्या कराएगा, क्योंकि वो इंटरनेट से काम करते हैं ना, तो वो क्या वो जानवर के अंदर अगर वो चीज़ लगी हुई है जो चीज़ इंटरनेट से ऑपरेट हो रही है, आप उसको IoT में आइटम कंसिडर करेंगे। अ व्हीकल विद अ सेंसर, अब एक व्हीकल है, व्हीकल गाड़ी होती है, कोई भी गाड़ी कर लें, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक कार है, बस भी हो सकती है, ट्रक भी हो सकता है, कुछ भी, एक कार कर लें विद सेंसर्स बिल्ट इन टू अलर्ट द ड्राइवर व्हेन द टायर प्रेशर इज लो। अब एक उसके अंदर सेंसर्स लगे, सेंसर डिवाइस से होते हैं, ठीक है जी। सेंसर्स क्या करते हैं, सेंसर्स अपने आसपास के माहौल को सेंस करके अलार्म देते हैं। अब वो सेंसर क्यों लगाया गया है? अगर किसी टायर में हवा कम है तो वो ड्राइवर को इन्फॉर्म करने के लिए, ताकि खुदा न खास्ता आगे जाके किसी हादसे का सबब ना बने। अब वो सेंसर कैसे ऑपरेट कर रहा है? वो इंटरनेट हो तो ऑपरेट कर रहा है, वो इंटरनेट से चल रहा है, लेकिन है वो गाड़ी के अंदर, तो तब भी वो चीज़ चूँकि वो नेट से मुतल्लिका है, यानी उसके अंदर चीज़ लगी हुई है, वो नेट इस्तेमाल कर रही है, तो वो सिंपली क्या बन जाएगा, IoT के अंदर एक ऑब्जेक्ट कंसिडर होगा, एक आइटम कंसिडर होगा, ठीक है जी। एग्जांपल्स क्या हैं जी? एग्जांपल्स ऑफ IoT कनेक्टेड अप्लायंसेस, ऐसे अप्लायंसेस जो इंटरनेट से काम कर, अप्लायंसेस कहते हैं घरेलू, जो घरेलू लेवल पे इस्तेमाल किए जाने वाली चीज़ें होती हैं। अब अप्लायंस की एक सादी सी मिसाल इस्त्री हो सकती है घर के अंदर। अब मैं ये नहीं कह रही कि इस्त्री भी नेट से कनेक्टेड हो सकती है, अभी तक फ़िलहाल ऐसी इस्त्री कोई नहीं आई, लेकिन फ्रिज हैं, ठीक है। अप्लायंसेस की बात हो रही है, लेकिन ऐसे अप्लायंसेस जो इंटरनेट को यूज़ करते हों। स्मार्ट होम सिक्योरिटी सिस्टम, स्मार्ट होम कौन से होते हैं? स्मार्ट होम वो होते हैं जहाँ पे ज़्यादा इस्तेमाल जो है ऐसी चीज़ों का होता है जो तमाम की तमाम, यानी कि स्मार्ट होम एक सहूलियात से मुकम्मल आरास्ता घर होता है जहाँ वो रोबोटिक सिस्टम होता है, ठीक है। जैसे डोर अगर ओपन होना हो तो वो किससे ओपन हो रहा है जी? वो वॉइस कमांड के ज़रिए। फॉर एग्जांपल स्मार्ट होम की मिसाल मैं आपको देती हूँ, जैसे हम घरों में एंटर होते हैं, हमारे स्मार्ट होम्स नहीं हैं, तो हम नॉर्मली चाबी लगा के, अगर लॉक लगा हुआ है या अगर दरवाज़ा ऐसे बंद है तो उसको खोल के अंदर दाखिल होते हैं। स्मार्ट होम की मिसाल आप ऐसे लें कि वहाँ पे जो डोर्स हैं वो ऑटोमेटिक होंगे। फॉर एग्जांपल वहाँ वॉइस कमांड दी जाएगी, ओपन द डोर, और डोर ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब ये सारे किस तरह ऑपरेट हो रहे हैं? ये इंटरनेट के ज़रिए ऑपरेट हो रहे हैं। अब इसके अंदर सिक्योरिटी सिस्टम क्या है कि ऐसा सिस्टम लगा हुआ है जो घर को सिक्योर कर सके, खुदा न खास्ता कोई चोर आ जाए, कोई मसला हो जाए, कोई कहीं पे आग लग गई है, कोई ऐसा इशू है, तो सिक्योरिटी सिस्टम जो है ना उस घर के अंदर, वो भी IoT की मिसाल है। वो कैसे कनेक्ट हुआ हुआ? वो इंटरनेट से कनेक्ट होके अलार्म देगा, बताएगा। ऑटोनॉमस फार्मिंग इक्विपमेंट्स, फार्मिंग कहते हैं जी जैसा लोग माल मवेशी रख कर अपना काम चलाते हैं, यानी कि उनसे मॉडर्न तरीके से उनको रख के क्या हासिल करते हैं, फॉर एग्जांपल दूध वगैरह हासिल करते हैं, ठीक है, या उस दूध से आगे वो कंपनियों को डिलीवर करते हैं, मज़ीद अशिया बनाई जाती हैं। अब ऑटोनॉमस फार्मिंग इक्विपमेंट हमने जो देखे हुए हैं, वो ये देखा है कि किसान जो है वो नॉर्मल तरीके से काम कर रहा है, अगर हम अपने मुल्क की बात करें, लेकिन बाहर के मुल्कों में ऐसा नहीं है। बाहर के मुल्कों में जो फार्मिंग है वो बड़ी जदीद है, ठीक है। वहाँ अब आपको मिसाल मैं उसके देती हूँ कि वहाँ फॉर एग्जांपल एक फार्म है जहाँ पे 100 से ज़्यादा गाय हैं, ठीक है। अब उनका दूध दोहने वाली बाकायदा मशीनें हैं,
मशीनों के ज़रिए दूध उनका धोआ जाता है, ठीक है। तो ये अब ऐसे हालात होते हैं ना जिनके ज़रिए आप अपने फार्म को, अपने काम को, अपनी जगह को आसान बनाते हैं। तो ऐसे हालात जो लगे होंगे, ये मैंने आपको एक मिसाल दिया। अब कुछ हालात ऐसे होंगे जो इंटरनेट से ऑपरेट होते होंगे, ठीक है। फिर है जी वियरेबल हेल्थ मॉनिटर्स। अब ऐसे जो है वो हेल्थ क्या होती है, सेहत मॉनिटर्स के सेहत के मामलात में साथ साथ देखी जाने वाली चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल आप को ऐसी कोई चीज़ है जो जिस्म पे लगा दी जाए जिससे आपके जिस्म में होने वाली गैर मामूली तब्दीली नज़र आए। अब हेल्थ मॉनिटर्स में बीपी चेकिंग वाला आ सकता है, हार्ट रेट का आ सकता है, ठीक है, पल्स का आ सकता है। फिर इसके अलावा वाइटल साइन जितने भी हैं उस वो चीज़ सारी मॉनिटर करने वाली चीज़ें आ सकती हैं, ठीक है। तो वो अब सारी कैसे ऑपरेट होती हैं, वो खुद से ऑपरेट नहीं होती, वो ऑटोमेटिक नहीं है, वो इंटरनेट से ऑपरेट होती हैं। स्मार्ट फैक्ट्री इक्विपमेंट, फैक्ट्रियाँ तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन स्मार्ट फैक्ट्री इक्विपमेंट कौन सी होगी, जहाँ पे ज़्यादा काम जो है वो चलाया जाता होगा रोबोट्स के ज़रिए, यानी कि ऐसे निज़ाम है जो रोबोटिक है। तो वो निज़ाम ऐसे नहीं है कि काम अगर हो रहा है खुद ब खुद तो वो जादू से हो रहा है, नहीं, बल्कि वहाँ पे इंटरनेट के साथ वो कनेक्टेड हैं, तब वो काम कर रहे हैं, जो हालात हैं जदीद फैक्ट्री के अंदर। तो वो भी आपका आईओटी में आता है। वायरलेस इन्वेंट्री ट्रैकर्स, ठीक है। ट्रैकर्स कहते हैं जी, फॉर एग्जांपल ट्रैक करने में किसी चीज़ की किसी चीज़ को लोकेट करना, फाइंड करना, तलाश करना, उसकी निगरानी करना, ट्रैकर निगरानी करने वाला। अब वायरलेस इन्वेंट्री ट्रैकर क्या होगा कि एक ऐसा आला जो बज़ाहिर वायरलेस है, लेकिन वो वायरलेस से मुराद ये है कि वो सिग्नल्स पे काम कर रहा है। जब सिग्नल्स पे काम कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो इंटरनेट से जुड़ा हुआ है। जब वो इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, कनेक्टेड है, मुतलका है, तो डेफिनेट मीन्स कि वो आईओटी में आता है। बायोमेट्रिक साइबर सिक्योरिटी स्कैनर्स, इसके अलावा ऐसे स्कैनर्स हैं जो मतलब बायोमेट्रिक साइबर सिक्योरिटी स्कैनर्स हैं जिनके ज़रिए आपकी जो पहचान है, शनाख्त है इंटरनेट पर, वो छुपी नहीं रहती, बल्कि आपको जांच कर आपको पहचान लिया जाता है, आप लोकेट हो जाते हैं। अब ये सारा कैसे होता है, ये इंटरनेट के थ्रू होता है। और ये ज़रूरी नहीं, बिल्कुल भी ये मत सोचें कि इंटरनेट इस्तेमाल किए बगैर सारा काम हो जाता है। ये भी अब चीज़ किसके अंदर आती है, ये भी आईओटी में आती है, ठीक है जी। एम्बेडेड कंप्यूटर्स आगे जी, a dedicated computer system that is an essential component of a bigger machine or system is known as embedded computer, embedded PC। डेडिकेटेड कहते हैं खालिस किसी एक चीज़ के लिए, यानी कि किसी काम के लिए। ऐसे कंप्यूटर सिस्टम जो किसी बड़ी मशीन सिस्टम का पार्ट हो, उसको आप एम्बेडेड कंप्यूटर्स या एम्बेडेड पीसी कहते हैं। एन एम्बेडेड कंप्यूटर टिपिकली हैज़ अ स्पेसिफिक पर्पस। जब आपने लफ्ज़ डेडिकेटेड पढ़ लिया ना, तो इसका लाज़मी मतलब ये है कि वो किसी एक काम के लिए मुख्तस हैं, ठीक है। फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, किसी ख़ास मकसद के लिए, ठीक है, कोई इनका ख़ास मकसद है जिसके लिए इनको बनाया गया। दीज कंप्यूटर सिस्टम आर कॉमनली यूज्ड इन इंडस्ट्री, सनतों में इस्तेमाल होते हैं, व्हीकल्स गाड़ियों में, ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम के अंदर, ठीक है। यानी इनका ख़ास काम है। ये वो नहीं है कि घर में आप उनको यूज़ कर रहे हैं या एक नामी बंदा यूज़ कर रहे हैं, नहीं। उनको हो सकता है कि बहुत से लोग मिल के ऑपरेट कर रहे हों और वो किसी ख़ास काम के लिए हों, ठीक है। ये थे एम्बेडेड कंप्यूटर्स। अब हम पढ़ते हैं एम्बेडेड सिस्टम्स। An embedded system is a microprocessor based computer hardware system with software that is used to perform a specific function। एक embedded system एक ऐसा हार्डवेयर सिस्टम होता है, ठीक है, उसके अंदर हार्डवेयर भी है प्लस सॉफ्टवेयर भी है। और वो हार्डवेयर कौन सा है, जो माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड हार्डवेयर है, ठीक है। और इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर है वो क्या करता है, हार्डवेयर तो उसके आलात होंगे सारे जो जिस पे वो मशीनरी मुश्तमिल है, सॉफ्टवेयर वो होगा जिसके ज़रिए आप कोई ख़ास काम सर अंजाम देंगे, ईदर एज अ सेपरेट सिस्टम और एज अ पार्ट ऑफ लार्ज सिस्टम। या तो ये किसी फंक्शन जो है वो परफॉर्म करेगा किसी जो है वो लार्ज सिस्टम का हिस्सा होते हुए, या वो उसका अपना सिस्टम है जिस पे वो काम कर रहा है। एग्जांपल्स ऑफ एम्बेडेड सिस्टम इंक्लूड डिजिटल कैमरास, स्मार्ट वॉचेस, MP3 प्लेयर्स, अप्लायंसेस सच एज रेफ्रिजरेटर्स, वॉशिंग मशीन्स, माइक्रोवेव ओवन एक्सेट्रा, ठीक है। अब देखिए उसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर बेस कैसे, मैं आपको समझाती हूँ। देखें
अगर आप डिजिटल कैमरा की बात करें तो डिजिटल कैमरे के अंदर आप आम कैमरे की निस्बत उसके अंदर कितनी सहूलत है, ठीक है। फिर उसके अंदर क्या चीज़ होती है, उसके अंदर एक मेमोरी कार्ड डलता है। अगर आप मेमोरी कार्ड को देखें, आप सिम कार्ड को देखें, सिम कार्ड पे आपको छोटी चिप नज़र आएगी, उसको माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं और ये सिस्टम बेस्ड होते हैं माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड, ठीक है। स्मार्ट वॉच की बात करें, आम घड़ी से मुख्तलिफ है, उसके अंदर भी माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ है। MP3 प्लेयर की बात करें, उसके अंदर भी माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ है। आप रेफ्रिजरेटर की बात करें, अब जो स्मार्ट अप्लायंसेस आ गई हैं उसके अंदर भी माइक्रो प्रोसेसर्स हैं। आप देखें अब जो आ रहे हैं पाकिस्तान के अंदर ही बना रहे हैं, वो ऐसे हैं जो स्मार्ट टच वाले हैं, ठीक है। आम से नहीं है वो फ्रिज जो हमारे घरों में, अब वो ज़्यादा एडवांस, ज़्यादा महंगे हैं। वॉशिंग मशीन देखिए उसके अंदर भी, अब देखिए वॉशिंग मशीन का एक ख़ास सिस्टम है कि आप एक उसको एक कपड़ों को एक ख़ास हद तक टाइमिंग उनकी लगा के तो चक्कर देते हैं, ठीक है। फिर जब वो पूरा हो जाता है तो आप अलार्म बजता है जिससे आपको अंदाज़ा हो जाता है कि एक चक्कर कपड़ों का पूरा हो चुका है धुलाई का। तो ये भी माइक्रो बेस्ड, इसके अंदर भी चिप्स लगी हुई हैं, माइक्रो बेस्ड माइक्रो प्रोसेसर लगे हुए हैं। अब माइक्रोवेव ओवन की बात करें, खाना आप गर्म करते हैं, एक ख़ास टाइमिंग आपने लगा, जब वो पूरा हो गया तब भी उसका अलार्म बजता है जिससे आपको अंदाज़ा हो जाता है कि खाना गर्म हो चुका है। मज़ीद करना दोबारा लगा लें, हो चुका है तो उस खाने को आप खा लें, ठीक है। अब ये भी माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड होता है, ये एम्बेडेड सिस्टम होते हैं, ठीक है। या तो ये किसी बड़े सिस्टम का हिस्सा होते हैं, काम करते हैं, या होली सोली खुद अपने आप में पूरा एक सिस्टम होते हैं, ठीक है जी। फिर आ गया एज कंप्यूटिंग। द वर्ड एज इन कंप्यूटिंग मीन्स जोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन। एज कहते हैं किनारे को, कोने को, ठीक है। इसमें क्या कहा जा रहा है कि एज जो है कंप्यूटिंग के अंदर किसी जोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन को, किसी फैले हुए इलाके को, किसी इलाके को ज़ाहिर करता है। एज कंप्यूटिंग इज़ अ कंप्यूटिंग मॉडल, ये कंप्यूटर के काम करने पे मुश्तमिल एक मॉडल है इन विच वी फोकस ऑन ब्रिंगिंग कंप्यूटर डिवाइसेस एंड सोर्सेज ऑफ डाटा एज क्लोजली एज पॉसिबल टू इम्प्रूव रिस्पॉन्स टाइम एंड सेव बैंड। अब ये बात समझिए, बैंडविड्थ कहता है कि जो है ना एज, वैसे किनारे कोने कहते हैं। अब देखिए एज कंप्यूटिंग के अंदर हम क्या करते हैं, कंप्यूटिंग डिवाइसेस क्या मुराद है, ऐसी डिवाइसेस जो कंप्यूटर से मुतल्लिक़ हों, इंटरनेट से मुतल्लिक़ हों, उनको और डाटा का जो सोर्स है उसको आप क्लोज करते हैं। क्यों करते हैं, ताकि रिस्पांस टाइम, यानी कि कोई डाटा वगैरह पे काम करना है एक तो वो आसान हो, और बैंडविड्थ सेव हो। बैंडविड्थ क्या होती है, जो आप इंटरनेट यूज़ करते हैं, जो डाटा आप यूज़ करते हैं वो बैंडविड्थ होती है, ठीक है। एज कंप्यूटर रेफर्स टू आर्किटेक्चर रादर देन अ स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी, ये एक पूरे स्ट्रक्चर को ज़ाहिर करता है, एक आर्किटेक्चर को ज़ाहिर करता है, एक टेक्नोलॉजी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा बल्कि एक मॉडल को रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए काम कैसे करना है। इन दिस वे वी कैन मिनिमाइज द नंबर ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन का। देखिए अब अगर सेंडर और रिसीवर के दरमियान जो है वो बहुत ज़्यादा है फासला है, ठीक है, तो आपकी कम्युनिकेशन की कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ेगी, महंगा आपको पड़ेगा। डाटा सेंडिंग और डाटा रिसीविंग आपको महंगा पड़ेगा, टाइम भी आपका ज़्यादा लगेगा। इस चीज़ को मिनिमाइज़ करना कि सेंडर रिसीवर को आप क्लोजली लेकर आएँ ताकि कम्युनिकेशन हो और शॉर्ट डिस्टेंस पे हो, कॉस्ट भी कम हो। ये सारा मकसद है किस चीज़ का, एज कंप्यूटिंग का। ये ऐसे मॉडल्स पे मुश्तमिल है के ज़रिए हम ये काम करते हैं। फॉलोइंग आर सम एप्लीकेशन ऑफ एज कंप्यूटिंग, कुछ इसके एप्लीकेशंस हैं, कहाँ ये इस्तेमाल होता है उसको देख लें। ऑटोनॉमस व्हीकल्स होती हैं जो बगैर ड्राइवर के चलती हैं, जिनको आप ड्राइवर लेस कार्स भी कहते हैं। रोबोटिक कार, टेस्ला गाड़ियाँ ऐसी बना रहा है, ऑटोमेटिक कार जो जिनमें ड्राइवर की ज़रूरत नहीं होती लेकिन तमाम सिस्टम लगे होते हैं, गाड़ी खुद ब खुद ड्राइव करती है, ठीक है जी, वो ऑटोनॉमस व्हीकल होती हैं। रिमोट मॉनिटरिंग ऑफ एसेट्स इन द ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री। अच्छा जी, ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री की बात करें तो उसके अंदर ऐसे आलात, ऐसे इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करके मज़ीद अगर ज़खायर किसी चीज़ की दरियाफ्त किए जाएँ, यानी कि वो साथ साथ देखते हैं ना कहाँ से आपको ये चीज़ें मिल सकती हैं। ऑयल एंड गैस रिफाइनरी इंडस्ट्री की बात की जाए तो वो जो जिसके ज़रिए जिन आलात के ज़रिए वो मॉनिटरिंग करते हैं वो भी आपकी एज कंप्यूटिंग में आता है। प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस, ठीक है, यानी आप अगर किसी भी ख़ास कंपनी की किसी ख़ास
इंडस्ट्री की बात करें, इसके अंदर अगर आप मेंटेनेंस करते हैं और ऐसे आलात को जो स्मार्ट होकर उनको इस्तेमाल करते हैं, वो आपकी प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस है। इन हॉस्पिटल पेशेंट मॉनिटरिंग, पेशेंट को अगर वो एडमिट है हॉस्पिटल के अंदर, उसकी मॉनिटरिंग हो रही है और बड़े स्मार्ट तरीके से हो रही है, साथ साथ कि उसके मतलब उसको बिल्कुल देखा जा रहा है इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी। जब तक सही बात है पता नहीं चलेगा कि क्या मसला है, तब तक इलाज भी शुरू नहीं हो सकता, लेकिन जब उसकी मॉनिटरिंग हो रही है, उसको बिल्कुल देखा जा रहा है प्रॉपरली, उसको मॉनिटर किया जा रहा है, तो ये भी किसके अंदर आता है, एज कंप्यूटिंग के अंदर। फिर है जी क्लाउड गेमिंग, गेमिंग का भी है। फिर ट्रैफिक मैनेजमेंट है। ट्रैफिक मैनेजमेंट से मुराद डिजिटल ट्रैफिक नहीं, असल ट्रैफिक यानी व्हीकल जो सड़क पे गाड़ियां दौड़ रही हैं उनको मैनेज करना, ऐसे स्मार्ट सिस्टम लेकर आना है कि उनको मैनेज किया जा सके, हादसात कम से कम हो, ट्रैफिक स्मूथली चल सके। ठीक है कि ऑब्वियसली व्हीकल्स की तादाद दिन ब दिन ज़्यादा हो रही है। ठीक है, तो ये सारा का सारा किसके अंदर आता है, ये आता है जी एज कंप्यूटिंग की एप्लीकेशंस के अंदर। आज का लेक्चर इतना ही था, होपफुली आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट है जी डाटा एनालिटिक्स। एनालाइज या एनालिसिस करने से क्या मुराद है, तज्जिया करना, यानी किसी चीज़ की जब आप जांच करते हैं, उसको समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, उससे कुछ फैक्ट्स बनाते हैं, कोई मतलब कि ऐसी इंफॉर्मेशन जो मुफीद हो वो हासिल करते हैं, इसको आप कहते हैं एनालाइज करना, एनालिसिस करना। एनालिटिक्स अब क्या होगा, डाटा एनालिटिक्स द साइंस ऑफ एनालाइजिंग रॉ डाटा। रॉ डाटा से मुराद खाम डाटा, यानी खाम डाटा होता है जिसमें अभी फ़िलहाल कुछ भी वाज़े नहीं होता, लेकिन जब आप उसको एनालिसिस करते हैं तो उस पर मुख्तलिफ प्रोसेसिंग करते हैं, मुख्तलिफ उस पर यानी कि उस पर अवामिल से अंजाम देते हैं और उसकी मदद से उसी रॉ डाटा से आपको फैक्ट्स मिलते हैं, उसी रॉ डाटा से आपको इंफॉर्मेशन हासिल होती है। ठीक है, आप किसी न किसी नतीजे पे पहुंचते हैं। तो ऐसी साइंस जिसमें रॉ डाटा को एनालाइज किया जाए टू मेक अजम्पशन, अज्यूम होता है ना फ़र्ज़ करना, एज्यूम फ़र्ज़ करना, तो अजम्पशन होता है जी कि जो आप पेशगोइयाँ या मतलब कि कोई ऐसी चीज़ें जिनको मतलब कि डाटा को देख के आप मुस्तकबिल के बारे में उसकी कोई पेशगोइयाँ करें। ठीक है, अजम्पशन बनाएं। फ़र्ज़ी जो है वो वक्ती तौर पर उस वक़्त आप हक़ाइक़ बनाते हैं अबाउट दैट इन्फॉर्मेशन। मैनी ऑफ द टेक्निक्स एंड प्रोसेसेस ऑफ डाटा एनालिटिक्स हैव बीन एडवाइज्ड और यूज्ड। अच्छा, अब तक ना बहुत सारी टेक्निक्स आ चुकी हैं दुनिया में और बहुत सारे प्रोसेसेस हैं जिसके ज़रिए डाटा को एनालाइज किया जाता है, डाटा को यानी कि उसका तज्जिया किया जाता है एज ऑटोमेटेड प्रोसीजर्स एंड एल्गोरिथम दैट वर्क ओवर रॉ डाटा फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। इंसानों की मदद के लिए साथ यानी कि हाथ बटाने के लिए आपके पास प्रोसीजर्स हैं ऑटोमेटेड, जो खुद ब खुद यानी कि होते हैं, वो बेसिकली प्रोग्रामिंग होती है लेकिन वो डाटा पे चलाई जाती हैं। एल्गोरिदम्स होती हैं जो डाटा पे रन की जाती हैं जिससे डाटा से इंफॉर्मेशन, मुफीद इंफॉर्मेशन हासिल होती है। डाटा एनालिटिक्स क्या करता है, हेल्प्स अ बिजनेस ऑप्टिमाइज इट्स परफॉर्मेंस, किसी भी कारोबार की मदद करता है ऑप्टिमाइज के वो बढ़ा सके, ऑप्टिमाइज बढ़ाना परफॉर्मेंस अपनी कारकर्दगी। कारकर्दगी अब बिज़नेस की क्या होती है कि बिज़नेस ग्रो करे, ज़्यादा मुनाफा कमाए, ज़्यादा फैले, ज़्यादा नाम कमाए। हेल्प इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल्स कहते हैं मतलब के अफराद को, आम अफराद को, आम अफराद से मुराद ये किसी एक बंदे को, किसी एक को, एंड ऑर्गेनाइजेशंस या बड़ी बड़ी तंजीमों को मदद करता है डाटा एनालिटिक्स किस चीज़ में, टू ऑर्गेनाइज डाटा, डाटा को ऑर्गेनाइज करने में। डाटा सिर्फ जमा करना ही मकसद नहीं होता, डाटा को एनालाइज करना भी बहुत बड़ी साइंस है। टाइप एग्जामिन रॉ डाटा फॉर इंसाइट एंड ट्रेंड। अच्छा जी, ये नहीं होगा, टू हेल्प एग्जामिन, एग्जामिन कहते हैं जी जैसे कोई मरीज़ डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उसको कम्प्लीटली चेक करता है, उसे कहते हैं एग्जामिन करना। तो डाटा भी एग्जामिन किया जाता है ना, डाटा को देखा जाता है, रॉ डाटा को, फॉर इंसाइट्स एंड ट्रेंड्स। इंसाइट होता है जी यानी कि आपको, इंसाइट का लफ्ज़ी मतलब होता है बसीरत। बसीरत से मुराद ये है कि आपको बहुत ज़्यादा यानी कि मुफीद मालूमात मिलती है, उस चीज़ के बारे में ऐसे ऐसे हक़ाइक़ मिलते हैं जो पहले शायद सामने नज़र नहीं आ रहे थे। ठीक है, एंड ट्रेंड्स, और डाटा को देख के आप फ्यूचर ट्रेंड्स को एनालाइज कर सकते हैं, उनको जो है वो कर सकते हैं।
प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आने वाले वक्त में डाटा को एनालाइज करके हम क्या मज़ीद फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। ठीक है जी, ये था डाटा एनालिटिक्स और आज हमारा ये चैप्टर एंड हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर कल शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।